Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज सबसे पहले हमने चैप्टर 24 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी हमारी रह गई थी कल, क्वेश्चन 59, इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो पेज 221 पे आइए बुक में, क्वेश्चन 59। रिक्वायरमेंट में कह रहा है वो, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेंट्स। कह रहे ऊपर कुछ मैंने कंप्लेंट्स डिस्कस की हैं, आपने हर एक के बारे में बताना है कंप्लेन वैलिड है या नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM ऑन 10 नवंबर 2015। 10 नवंबर 2015 को 11:25 पे AGM जो है वो स्टार्ट हुई। सर्टेन शेयर होल्डर्स हैव लॉन्च फॉलोइंग कंप्लेंट्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। कुछ शेयर होल्डर ने ये कंप्लेंट्स लॉन्च किए हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास। पहली कंप्लेंट कह रहा है, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी। जी, पाकिस्तान के रेजिडेंट है, एड्रेस भी उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी नोटिस नहीं मिला है GM का। अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, कंपनी ने सेंड कर दिया है लेकिन उनको रिसीव नहीं हुआ, तो याद रखिए नॉन रिसीट ऑफ नोटिस मीटिंग को इनवैलिड करार नहीं देते। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं नॉन रिसीट, अगर फर्ज कीजिए सेंड होने से पहले, इसका मतलब कंपनी ने सेंड कर दी है नोटिस, शेयर होल्डर को रिसीव नहीं हुए, तो इसमें तो कंपनी का कोई कसूर नहीं है ना। अगर कंपनी ने सेंड कर दिया नोटिस और शेयर होल्डर को रिसीव नहीं हुए, इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है। नॉन रिसीट ऑफ नोटिस कंपनी मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगी। क्लियर हो गया पहली कंप्लेंट। सेकंड, सेंड नहीं की, अगर तो एक्सीडेंटल ओमिशन थी, सेंड नहीं, तो फिर भी मीटिंग वैलिड है। लेकिन अगर जानबूझ के उसने कंपनी ने नोटिस को सेंड नहीं किया तो फिर एक्सीडेंटल ओमिशन तो नहीं है ना, उस सूरत में मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, खुद नहीं होगी, जाहिर है कोर्ट को अपील फाइल करेंगे, उसमें प्रूफ करेंगे। वो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था ना, जब कोर्ट मीटिंग, जनरल मीटिंग सारी की सारी या उसकी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दे सकती है, वो फॉलो करेंगे सारा रूल। खुद ब खुद डेफिनेटली नहीं होगी जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा फाइल कोर्ट के पास। सेकंड, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट द शेड्यूल्ड टाइम दैट इज 11 AM, इट बिकेम इनवैलिड एंड शुड बी कॉल्ड अगेन। वो कहता है टाइम तो रखा हुआ था 11 बजे का, मीटिंग शुरू हुई 11:25 पे, टाइम पे स्टार्ट, तो हम विदिन 30 मिनट्स हमने देखना है कोरम पूरा हो जाए, विदिन 30 मिनट तक इंतजार करते हैं। विदिन 30 मिनट कोरम पूरा हो गया, मीटिंग स्टार्ट कर दी, तो मीटिंग वैलिड है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे वो 11:35 कह देता तो फिर हम कहते थे कि बिल्कुल अब मीटिंग जो है वो एडजॉर्न हो जानी या डिसॉल्व हो जानी चाहिए, डिपेंड करता है कि किसने कॉल की है। AGM है तो AGM आपको पता है कि डायरेक्टर्स ही कॉल करते हैं, उस सूरत में ये एडजॉर्न हो जाते हैं। सेकंड में कोई इशू। थर्ड, a resolution passed in the meeting was approved by show of hand, however a poll should have been carried out। कहता है रेजोल्यूशन जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए से की गई, हालांकि पोल कैरी आउट होना चाहिए था। बताए, हाँ हम कहेंगे अगर तो रेजोल्यूशन जो है वो कॉल की थी 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स ने, तो फिर तो ये इरेगुलरिटी है और इस रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड करा देना चाहिए। लेकिन अगर रेजोल्यूशन 10% वोटिंग पावर से कम लोगों ने कॉल मतलब अप्लाई किया था, रिक्वेजिशन सबमिट करवाई थी, तो उस सूरत में ये वैलिड है। उस सूरत में हम शो ऑफ हैंड के जरिए से ही डिसीजन करते हैं, पोल करवाना लाजमी नहीं होता। पोलिंग या तो चेयरमैन खुद से ऑप्ट करे, चेयरमैन की मर्जी अपनी, या 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स अप्लाई करें तो फिर लाजमी होगा पोलिंग करवाना, वरना शो ऑफ हैंड के जरिए से जो डिसीजन है वो वैलिड है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करें तब भी उससे पहले पोल की डिमांड की जा सकती है।
हाँ बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने जो पोल डिमांड किया वो मीटिंग के बाद, मीटिंग में किया ही ना हो, मीटिंग के बाद किया हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर मीटिंग के बाद 30% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर कहते हैं कि जी सर पोल होना चाहिए, तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हम कहेंगे मीटिंग में डिमांड करना चाहिए। रिजल्ट से पहले, शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से पहले या बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीटिंग के वक्त, मीटिंग के बाद आप डिमांड नहीं कर सकते। बिल्कुल ये पॉइंट भी लिख सकते हैं जी। सर ये पोल हम मीटिंग से पहले डिमांड कर सकते हैं कि इस मीटिंग में जो भी रिजल्ट पास होंगे वो मीटिंग के वक्त डिमांड करते हैं, मीटिंग के वक्त, ठीक है। पहले जाहिर है उनका इरादा होगा कि माइंड तो पहले उन्होंने शायद बनाया होगा, ठीक है, लेकिन मीटिंग के वक्त डिमांड करते हैं हम, मीटिंग से पहले डिमांड नहीं करते, ठीक है। समटाइम जिसने पोल डिमांड करना होता है वो पहले खुद फौरी तौर पे भी कह सकता है कि सर इसको आप शो ऑफ हैंड के जरिए पोलिंग करवाए, लेकिन नॉर्मली वो वेट करते हैं कि शो ऑफ हैंड का रिजल्ट क्या आता है। शो ऑफ हैंड का रिजल्ट उनकी मर्जी के मुताबिक है तो वो कहते हैं अच्छा जल्दी फैसला हो गया, यही हम चाहते थे। अगर शो ऑफ हैंड का रिजल्ट उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आता फिर वो पोल डिमांड करते हैं। For Mr. Hamid who voted for a resolution was represented through a proxy, यानी मिस्टर हामिद रिप्रेजेंट कर रहा था, मिस्टर हामिद प्रॉक्सी था, which was deposited at 5:01 PM that is after office hours on 8 November 2015. Since 9 November 2015 was a public holiday, condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met. जी बताइए क्या ये कंप्लेन वैलिड है? काउंट कर लेते हैं हम, कितने घंटे पहले उसने सबमिट करवाई। अब आपको पता है पब्लिक हॉलीडे काउंट नहीं करना हमने, तो ये 8 नवंबर को 5:01 पे जमा करवाई, 5 बजे चले फर्ज कीजिए लगा लिया, तो 5, 7, 12 और फिर उसके बाद अगले दिन 11 बजे थे, 18 घंटे। इसका मतलब है मीटिंग से 18 घंटे पहले उन्होंने प्रॉक्सी सबमिट करवाई है, तो ये वाकई 48 आवर्स बिफोर वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, ये प्रॉक्सी इनवैलिड है, इसको नहीं काउंट होना चाहिए था। अच्छा वैसे फर्ज कीजिए अगर हमारा पब्लिक हॉलीडे वाला कंसेप्ट वीक है तो स्टिल हम सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, 48 आवर्स फिर भी नहीं हुए, ठीक है, हम बिल्कुल 42 होते हैं, तो ये प्रॉक्सी इनवैलिड। 5 मिस्टर गुलाम हु होल्ड्स 100,000 शेयर वाज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी मिस्टर गुलाम शेयर होल्डर था, उसको रिप्रेजेंट किया गया, किसने? बाय 2 प्रॉक्सीज, मिस्टर कासिम 75,000 शेयर एंड मिस्टर दानिश 25,000 शेयर। ओनली प्रॉक्सी विद 75,000 शेयर्स वाज काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। पहले उसने 75 वाले को प्रॉक्सी फॉर्म दिया, फिर 25 वाले, उन्होंने कहा नहीं भाई दो तो नहीं होते प्रॉक्सी, एक ही होता है, पहले वाले को एक्सेप्ट कर लिया, भाई दोनों को इनवैलिड करार दे देना चाहिए था, ठीक है। अगर एक प्रॉक्सी फॉर्म एक से ज्यादा सबमिट करवाए जाएं तो सारे के सारे वाइड हो जाते हैं। 6 JKM लिमिटेड होल्डिंग 20,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी JKL मेंबर है, वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर वहीद, उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, कौन? मिस्टर वहीद, हु इज नाइदर ए डायरेक्टर नॉर एन एम्प्लॉय ऑफ JKM लिमिटेड, जो ना तो डायरेक्टर है JKM लिमिटेड का ना ही एम्प्लॉय है, यानी उसका कंपनी से ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे जी ये क्या करने आ गया, मेंबर होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, बोर्ड रेजोल्यूशन होना जरूरी है। बोर्ड रेजोल्यूशन एनी इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव, तो बोर्ड उसका मेंबर होना जरूरी नहीं, डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो ये जो इनका कंप्लेन है ये वैलिड है या इनवैलिड? 6 वाली इनवैलिड है भाई, कोई इशू नहीं है, एम्प्लॉय के अलावा भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। बी में कह रहा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए कोर्ट में डिक्लेयर द रेजोल्यूशन पास इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। वो हमारी कंडीशंस हैं, 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर विद इन 30 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग, अप्लाई करें कोर्ट को, कंडीशंस अब 2 प्रूव कर दें, ठीक है, कि डिफेक्ट या ओमिशन था, नोटिस सेंड करने में इरेगुलरिटी, जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स अपने राइट्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। जी इरेगुलरिटी का मतलब है कि मीटिंग के दौरान में जो कंपनीज एक्ट ने रिक्वायरमेंट कही है वो पूरी नहीं है। जैसे कोरम,
ठीक है, नोटिस तो सही मैं सेंड कर दिया, लेकिन मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं था, तो अब इसका मतलब यह है कि इरेगुलरिटी हो गई। कोरम पूरा होना चाहिए, तो कोरम के बगैर मीटिंग तो नहीं हो, तो मीटिंग वाइड हो जाएगी। इसी तरह आगे चल के कुछ और मजीद हम चीजें पढ़ेंगे। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो अब चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए इस टॉपिक चैप्टर का भी एक कंसेप्ट शेयर कर देता हूं। ये चैप्टर ये कहता है कि अगर समझाने के लिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, टेक्निकली हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो कंसेप्ट। वो ये कहते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है ना, यानी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको अप्रूव करने से पहले उस डायरेक्टर को चाहिए कि वो इसको डिस्क्लोज करे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे शेयर होल्डर्स के पास। अगर फर्ज कीजिए वो मीटिंग में इस इश्यू को डिस्क्लोज नहीं करता, छुपा लेता डायरेक्टर, तो अब बताइए क्या, और अप्रूवल मिल गई उसको, क्या ये अप्रूवल वैलिड होनी चाहिए? ये भी एक इरेगुलरिटी है कि कंपनीज एक्ट ने मीटिंग के हवाले से जो भी कहा रिक्वायरमेंट्स हमें बताई, अगर हम किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते वो इरेगुलरिटी कहलाएगी। ठीक है, इरेगुलरिटी का मतलब है कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू मीटिंग उसे पूरा ना किया जाए। ठीक हो गया मेरे भाई? जी जी पूछिए। बिल्कुल चेयरमैन डिक्लेयर करेगा, अनलेस कॉन्ट्रेरीज। आपने लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। नॉर्मल रूल क्या होता है हमारा, ये मर्केंटाइल लॉ में भी हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे पे कोई भी इल्जाम लगाते हैं तो मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करना, आपने मुझे गुनाहगार साबित करना। बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर होता है जिसने इल्जाम लगाया। ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट होता है लॉ में कि किसने प्रूफ करना उस स्टेटमेंट को। अगर चेयरमैन डिक्लेयर कर देता है कि शो ऑफ हैंड के जी सर, अब देखिए हमारी फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए क्लास में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, अगर तो मैं आपसे कहता हूं बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सैटरडे ऑफ हो, और फिर कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सैटरडे जो है क्लास होनी चाहिए, और मैंने हाथ देखे उस लिहाज से काउंट किया और फिर अपना डिसीजन बता दिया। अब इसका कहीं पे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। क्या हमने कोई तस्वीरें उतारी और उस तस्वीरों में हर एक के आगे जो है वो लिखा हुआ था इसने यस में वोट किया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लॉ ये कहता है तो माना क्या जाएगा, सबूत के तौर पे किस चीज को माना जाएगा कि वाकई इतने ही वोट थे। चेयरमैन की बात को कहता है चेयरमैन ने अपनी बात को सच साबित नहीं करना। अगर किसी शेयर होल्डर को इतराज है ना कि नहीं नहीं सर वो तो ना वाले वोट ज्यादा थे, चेयरमैन ने सही काउंट ही नहीं किया, तो फिर चेयरमैन ने अपने डिसीजन को सही साबित नहीं करना, बल्कि उस मेंबर ने डिसीजन को गलत साबित करना है। लॉ चेयरमैन की बात को सही अज्यूम करेगा अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी इसके अगेंस्ट अगर कोई बात है वो कोई शेयर होल्डर प्रूव कर दे तो ठीक है। लॉ उससे कहेगा भाई तुम्हारे पास कोई सबूत है साबित कर दो, तो ठीक है चेयरमैन की बात को हम गलत मान लेते हैं, वरना अगर साबित नहीं कर सकते तो चेयरमैन से सबूत नहीं मांगेंगे इसका कि भाई तुमने कैसे काउंट किया था। ये है अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। क्लियर हो गया मेरे? और कोई क्वेश्चन? 50 पहले तो 50 का 50 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, हैज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए इतने क्वेश्चंस हमने किया, हमें पता चल जाता है कि टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ मीटिंग, इससे लीगल प्रोविजन चेंज होती है, तो इनको अंडरलाइन करना हमने। ऑन द रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% ऑफ द वोटिंग पावर, ये भी ठीक है, शेयर होल्डर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर थी। Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, chairman of the board of directors informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to death of a close relative. Chairman of board of directors ने बताया कंपनी सेक्रेटरी को कि सर मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई। सिचुएशन समझ आ गई? आगे कह रहा है व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग, इस मीटिंग का कोरम क्या होगा बताइए, बता सकते हैं? 10 members, 10 present, ठीक है, इन पर्सन या वीडियो लिंक के जरिए भी काउंट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग प्लस रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर, प्रेजेंट और थ्रू प्रॉक्सी, ये होगा कोरम। ये क्लियर हो गया? आगे
मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच द कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। कहते हैं कोरम ऑफ द मीटिंग कब तक प्रेजेंट होना चाहिए? 30 मिनट्स तक। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम? गलती कर गए ना, एडजॉर्न नहीं। देखिए उसने बताया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है और शेयर होल्डर्स ने कॉल की है, ये एडजॉर्न नहीं होगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी। Who could chair the meeting in the above situation? इस सिचुएशन में मीटिंग कौन चेयर कर सकता है? देखें मुझे बताइए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने बताया है कि मैं नहीं आ सकता मीटिंग, भाई वो क्यों बताया? उसका वो तो डायरेक्टर है, उसका मीटिंग में क्या काम है? क्या डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर। आपको पता है हर डायरेक्टर को नोटिस जाता है मीटिंग का, वो अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइए कि मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा भला? जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होता है वही जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन होगा, ठीक है। हाँ, अब वो नहीं है तो फिर डायरेक्टर्स में से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर वो आपस में फैसला करेंगे किसने चेयरमैन बनना है। अगर फर्ज कीजिए आगे चल के एक कंसेप्ट में उसने ये भी यहाँ पे नहीं पूछा, लेकिन एक कंसेप्ट में जा था, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर मीटिंग में कोई भी डायरेक्टर मौजूद नहीं है, फिर ये भी तो हो सकता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, उन्होंने कहा हमने डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, डायरेक्टर ने कहा ना हम आपको मीटिंग अपने ऑफिस में कंडक्ट करने देंगे और ना ही जहां आप कंडक्ट करेंगे हम में से कोई बंदा आएगा। अब मीटिंग का चेयरमैन कौन? बाइकआउट कर दिया, अब कौन होगा चेयरमैन? मेंबर्स खुद में से अपने में से किसी एक को चेयरमैन बना जी। तो ये क्लियर हो गया एबीसी तीनों कंसेप्ट। और कोई क्वेश्चन? और कौन सा कर रहे थे आप? 48 का भी, डिफरेंशिएट बिटवीन ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कोरम फॉर ए जनरल मीटिंग, दोनों का कोरम बताना है। नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस में क्या फर्क है? लिस्टेड, शाबाश, लिस्टेड कंपनी ने नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है, अनलिस्टेड कंपनी ने न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करना, ये फर्क है। नहीं, वो उसके लिए पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, दोनों पब्लिक कंपनीज हैं, उनके लिए शॉर्टर नोटिस वाली बात एप्लीकेबल ही नहीं है। शॉर्टर नोट नहीं, शॉर्टर नोटिस वाली बात है सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, अनलिस्टेड। एक मिनट है, कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है ठीक है, तो ठीक है, आप शार्टर नोटिस वाली बात भी लिख सकते हैं। एक्स यहाँ पे एजीएम का नोटिस दे रहा, नहीं जनरल मीटिंग, हाँ नोटिस, हाँ ये शाबाश, एजीएम का नोटिस, क्या भाई नोटिस एजीएम का जा रहा है। अब एजीएम जो है वो तो शार्टर नोटिस पे कंडक्ट नहीं ना हो सकती, एजीएम शार्टर नोटिस पे हो सकती। शाबाश, ये किन्होंने पॉइंट रेज किया था? शाबाश, अच्छा पॉइंट था जी। और कोई क्वेश्चन जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 56 का 1, ये मिस्टर दीन शाह वाला, हाँ ये कल कर लिया था हमने कि कंपनी रेजोल्यूशन, उस शेयर होल्डर के पास 10% वोटिंग पावर थी, 10 दिन पहले उसने रेजोल्यूशन का नोटिस दिया, कंपनी ने नहीं भिजवाया तो कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी इज एट फॉल्ट, उससे ये रेजोल्यूशन सर्कुलेट करवानी चाहिए थी, ठीक है, उसने नहीं करवाई तो कंपनी एक्ट की वायलेशन है। बस इतना हमने बताना है, इससे आगे हमारे सिलेबस में नहीं है कि अब क्या होगा, क्या अब ये रेजोल्यूशन डिस्कस होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन? जी भैया बिल्कुल, आपको इजाजत है, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, बुक खोल, बिल्कुल बुक खोलने की भी इजाजत है। अच्छा, समझते मैं आवाज पहचानता नहीं जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए इस चैप्टर को क्लोज कर दें फिर, चलिए जी। 55 का सेकंड पार्ट, करे शान लिमिटेड a listed company has received a request from shareholder who holds 5% shares of the company
टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। 55 का फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है। फर्स्ट मिनट्स ऑफ द, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, वो कर सकता है, शर्त यह कि मीटिंग के 7 दिन के बाद वो रिक्वेस्ट करे। द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के मिनट्स, क्या ये इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं, याद रखें ये शेयर होल्डर का राइट नहीं होता डायरेक्टर्स मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट करना। डायरेक्टर्स मीटिंग के मिनट्स को वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं, सिर्फ यस नो नहीं, हम लीगल प्रोविजन लिखेंगे ना कि मेंबर्स का राइट, खासतौर पर जनरल मीटिंग वाले में प्रोविजन लिखेंगे कि मेंबर्स का राइट है कि वो मीटिंग होने के बाद विद इन 7 डेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, विदाउट चार्ज उन्हें इजाज़त दी जाएगी इंस्पेक्ट करने की। एनी वर्किंग डे 2 आवर्स अलाउ किया जाएगा विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये लीगल प्रोविजन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन अपना देंगे कि उसे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा हैं और जब मार्क्स ज़्यादा हों तो आपको पता है हम लीगल प्रोविजन लाजमी लिखते हैं। जब मार्क्स ज़्यादा हों तो केस स्टडी का डिसीजन लिखने से पहले लीगल प्रोविजन लाजमी लिखते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपके उसने असल में आपको घुमाने की कोशिश किया कि 10% नहीं है, हालांकि जो मिनट्स इंस्पेक्ट करने के लिए कोई वोटिंग पावर उसने प्रेस्क्राइब नहीं की, ठीक है? कोई वोटिंग पावर इसमें वो 10% वाली नहीं है। वो असल में यही आपने उससे कंफ्यूज करने की कोशिश की कि स्टूडेंट का अच्छा 10% नहीं है तो इसका मतलब इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। नहीं, इंस्पेक्शन वाली प्रोविजन में कोई वोटिंग पावर का जिक्र नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए इसको हम करते हैं क्लोज। चैप्टर 24 इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 25। चैप्टर 25 हमारा डील किससे करता है? मैनेजमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, एक कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये क्या शेयर होल्डर्स करेंगे, मेंबर्स करेंगे? इसका मतलब है इस चैप्टर में शेयर होल्डर्स मेंबर्स का कोई जिक्र नहीं आएगा। उनका जितना भी जिक्र आना था वो शेयर कैपिटल वाले में आ गया, ठीक है? यहाँ पे इस चैप्टर में उन लोगों का तो जिक्र आएगा जो कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, फिर दूसरे लोगों का कोई जिक्र नहीं आएगा। तो कंपनी की मैनेजमेंट में वैसे तो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो दो सबसे अहम है पार्टी वो कौन सी है? वो है डायरेक्टर्स। इसका मतलब है इस चैप्टर में हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक और पर्सन है, एक और जो कंपनी की मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। दोनों में फर्क है, डायरेक्टर में और चीफ एग्जीक्यूटिव में। एक फर्क तो अभी ध्यान में रख लें, कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ठीक है? तो मैनेजमेंट जो है, वैसे और भी कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी पार्टीज कौन कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है ये चैप्टर जितने भी कंसेप्ट डिस्कस करेगा वो मोर देन 90% कंसेप्ट डायरेक्टर के इर्द गिर्द घूमेंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव के इर्द गिर्द, ठीक है? तकरीबन यूं समझ लीजिए 65% के करीब जो कंसेप्ट्स हैं, बल्कि 70% के करीब जो कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो डायरेक्टर से रिलेटेड हैं। 25% के करीब कंसेप्ट्स हैं चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, और तकरीबन 5% के करीब जो कंसेप्ट है वो कुछ दूसरे ऑफिसर या मैनेजमेंट में जो इन्वॉल्व होते हैं लोग उनसे रिलेट कर रहा है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है? और तरतीब से हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे। डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं, इनका काम क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है इनकी पावर्स क्या है। आज के लेक्चर में डायरेक्टर्स से रिलेटेड आपको कुछ इंट्रोडक्टरी मटेरियल समझाया जाएगा,
ठीक है, लीगल प्रोविजंस डिस्कस नहीं होंगी आज। यानी आज का लेक्चर कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है आपके लिए। इजी, हाँ बिल्कुल है इजी, लेकिन याद करने वाला मटेरियल इसमें ज्यादा है। सबसे पहले बताता है डेफिनेशन के डायरेक्टर कहते किसको हैं। ठीक है, इसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के बारे में सिर्फ। सबसे पहले डेफिनेशन में कहता है डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। डायरेक्टर मींस ए पर्सन, वो बंदा अपॉइंटेड बाय मेंबर, जिसको कौन अपॉइंट करता है, ये अहम चीज है, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। इसका मतलब है डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, मेंबर्स। जिस बंदे को मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया, क्या वो डायरेक्टर होगा, कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन में उसने हमें बता दिया। डायरेक्टर मींस ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मेंबर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ताकि वो कंपनी के मामला चलाए। डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है, कंपनी के मामला चलाए। इट कैन बी एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, कहता है ये कोई भी बंदा होता है जिसको डायरेक्टर बना दिया गया, कोई भी बंदा हो सकता है। नॉर्मली इसका मेंबर होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन मेंबर होना भी वो है, उसको भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। वो कहता है डायरेक्टर्स जो है इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मर्केंटाइल लॉ में कंसेप्ट है, पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स एक फर्म में अगर फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर, इंडिविजुअली हर एक को कहा जाएगा ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर। ठीक है, जब लॉ ऐसे कहेगा ना कि एक पार्टनर को ये काम नहीं करना चाहिए, लॉ कहेगा इस पार्टनर को कोई ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए जो उसी बिजनेस जैसा है, कहीं पार्टनरशिप को नुकसान ना पहुंच जाए इसको। इस पार्टनर को लोगों से पैसे लेके अपने पर्सनल मकसद पे खर्च नहीं करने चाहिए। लॉ ए पार्टनर कह देगा। लेकिन जब वो कहेगा कि जी ये प्रोविजन सारे के सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होती है, तो वो फिर लफ्ज पार्टनर इस्तेमाल नहीं करता, फिर कलेक्टिवली उन सारे पार्टनर्स को बुलाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है फर्म। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे है। वो कहते हैं जब ये कंसेप्ट दूसरा बताएंगे जी एक डायरेक्टर को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो डायरेक्टर का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब कलेक्टिवली उन्होंने सारे डायरेक्टर्स को बुलाना हो, तो लॉ लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है, बोर्ड या बीओडी, या इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। बीओडी असल में एब्रीविएशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कहता है ये कोई भी बंदा हो सकता है जिससे सबसे अहम चीज मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कहता है नाम पे ना जाइएगा। बाजुकात डायरेक्टर आगे कुछ लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं, डायरेक्टर्स कुछ लोगों को एम्प्लॉय। आपने अक्सर शायद देखा होगा घर के बाहर वो किसी कभी घर वाले कहना ये जाओ जरा इस्त्री ठीक करवा के लाओ, इस्त्री की दुकान पे गए, उसे कहा इस्त्री ठीक करने, वो कहता है अच्छा ठीक है सर ये मेरा कार्ड ले लीजिए, शाम को फोन करके पता कर लीजिएगा इस्त्री ठीक हुई कि नहीं। जब आप कार्ड देखते हैं उसके ऊपर दुकान का नाम लिखा होता है, आगे लिखा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव एम सलमान। आपने कभी नोट किया होगा? मुझे बताइए कि क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है? नहीं भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव तो हुआ जो कंपनी का होता है, अपनी दुकान का चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको ला थोड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव मानेगा। तो बाज़ औक़ात यूं ही खुश होने के लिए कुछ लोग जो है अपने नाम के साथ लिख रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर भी खुश होने के लिए अपने नाम के साथ है एफसी है नहीं। हाँ आप लगा लीजिएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ना लगाइएगा। तो कुछ लोग लगाते होते एफसी है, उनसे पूछा भाई एफसी क्यों लगाया? सर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है चलिए ठीक है जी, चलिए। अच्छा, डायरेक्टर ने एक बंदे को एम्प्लॉय रखा और उससे उन्होंने कहा, वो कहने का ठीक है सर मेरी डेजिग्नेशन क्या है, उसे खुश करने के लिए कहा तुम होगे डायरेक्टर मार्केटिंग, तुम होगे डायरेक्टर फाइनेंस, तुम होगे आईटी डायरेक्टर। अब बताइए इन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। उस बंदे की डेजिग्नेशन में लिख दिया आईटी डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर। क्या वो बंदा डायरेक्टर बन गया? याद रखिए पोजीशन में, पोस्ट में, जॉब डिस्क्रिप्शन, टाइटल में डायरेक्टर का लफ्ज आने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता। याद रखे, वो आपने वो सुना होगा ना, नाम में क्या रखा है?
तो वो कंसेप्ट इधर एप्लीकेबल होता है। सुनिए अगली बात जो बताने लगा, हर बंदा जिसकी पोजीशन के नाम में डायरेक्टर लिखा हो जरूरी नहीं वो डायरेक्टर हो। जैसे आईटी डायरेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर है, इनके नाम में तो डायरेक्टर लिखा हुआ है लेकिन ये डायरेक्टर। इसी तरह सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी के नाम में डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ पोजीशन में लेकिन वो डायरेक्टर होता है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव को लॉ ये कहता है कि इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये डायरेक्टर है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्टर्स में से नहीं कोई बाहर से बंदा लेके आए हैं हम, तो फिर भी उसे एज्यूम किया जाएगा कि वो डायरेक्टर है। ठीक है, तो असूल क्या है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई बंदा डायरेक्टर है कि नहीं, उसका टाइटल नहीं देखना हमने, बल्कि देखना उसे अपॉइंट किसने किया है। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है किस लिए, कंपनी के मामलात को चलाने के लिए, वो डायरेक्टर है। और अगर डायरेक्टर ने उसको अपॉइंट किया है तो फिर चाहे उसके नाम में जितने मर्जी डायरेक्टर लगा लें वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, डायरेक्टर हम किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। चलिए ये बात होगी, पता चल गया हमें कौन डायरेक्टर। इसके बाद रोल, डायरेक्टर का रोल क्या है। डायरेक्टर के दो रोल हैं, एक है फिड्यूशरी रोल और दूसरा है एज एजेंट। फिड्यूशरी का मतलब क्या है, फिड्यूशरी का मतलब ये है कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि देखिए उनके पास पूरी कंपनी के सारे एसेट्स हैं, बैंक का बैलेंस भी है, उनके ऑर्डर पे चीज़ें खरीदी जा रही होंगी, उनके ऑर्डर पे लोगों को पेमेंट हो रही होगी, कंपनी के सारे मामलात उनके हाथों में है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी काम करें, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम ना करें। इसे कहते हैं फिड्यूशरी ड्यूटी, फिड्यूशरी रोल, फिड्यूशरी बिहेवियर। यानी अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे कहने पे पेमेंट हो रही है, तो हो सकता है मैं कोई मार्केट से माल उठाऊं 10 रुपए वाला, उसे 15 रुपए के रेट पे खरीदूं और 15 रुपए उसकी पेमेंट करवा दूं, फिर उस बंदे से कहूं भाई मुझे बाद में आगे 50-50 जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब देखें इसमें क्या मैं फिड्यूशरी बिहेवियर है मेरा? नहीं, मैंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो वो कहता है डायरेक्टर की सबसे बड़ा जो रोल है उनका ये कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग करें इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी करें, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए कोई डिसीजन ना करें। ठीक है, फर्ज कीजिए हो सकता है किसी डायरेक्टर का भाई है, वो भी मार्केट में सप्लायर है किसी चीज का और दूसरे सप्लायर भी है। मे भी किसी डायरेक्टर ने कहा जी बाकी सप्लायर नहीं, हम जो भी माल कंपनी के लिए खरीदेंगे वो भाई की कंपनी से खरीदेंगे, और भाई जो है वो हो सकता है माल जो है वो जो हमें बेच रहा है वो चीप क्वालिटी का हो या हायर प्राइस पे सेल कर दे। तो इसीलिए जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं डायरेक्टर, उन्हें कंपनी के इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी के डिसएडवांटेज, नुकसान के लिए काम करें। कह रहा डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में। अगर वो कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो हम कहेंगे डायरेक्टर का फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं है। और रूल क्या होता है लॉ ने, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर किसी डायरेक्टर का फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं है ना, यानी उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया जानबूझ के, तो फिर उसे वो डायरेक्टरशिप से हटा दिया जाएगा और फिर उसे डायरेक्टर रहने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट एज एजेंट, ये सिंपल रोल है कि डायरेक्टर को एज एजेंट काम करना चाहिए। मर्केंटाइल लॉ में एक टॉपिक है एजेंसी का, वो मैं ये बताता है सम टाइम बिजनेस में कुछ लोग दूसरों को अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं। एजेंट का मतलब ये होता है कि जी वो दूसरों के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करता है। जैसे फर्ज कीजिए एक दुकान का मालिक है, अब वो खाना खाने का टाइम हुआ, उसने अपने मुलाजिम से कहा मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगा, 1 घंटे तक तुमने इस दुकान को संभालना है। तो अब ये जो एम्प्लॉय है ये बेसिकली उस 1 घंटे के लिए एजेंट बन गया अपने मालिक का। वो अपने जो भी बाइंग सेलिंग का जो भी काम करना होगा वो एम्प्लॉय करेगा, और वो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो इक्वली गुड मानी जाएंगी कि जैसे अगर ओनर होता तो वो ट्रांजैक्शन करता। तो अब डायरेक्टर्स बैठे हैं, लेकिन देखें वो जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है क्या कि वो जो मालिक है ओनर उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ट्रांजैक्शन करे।
जो वो उसे कह के गया है। अगर मालिक उसे कह के गया भाई कोई बंदा पैसे देने के लिए आए तो पैसे रिसीव कर लेना, लेकिन पेमेंट मांगने के लिए आए तो पेमेंट ना करना। अगर इस केस में एम्प्लॉय, अगर वो एजेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि ओनर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे। अगर कोई बंदा पेमेंट लेने के लिए आ रहा है, वो पेमेंट कर देता है, तो याद रखे वो उसने एज एजेंट अपना जिम्मेदारी अदा नहीं की। अब डायरेक्टर्स भी एजेंट है कंपनी के केस में, ये तो सिंपल एग्जांपल दी ना मैंने आपको। कंपनी के केस में डायरेक्टर एजेंट, भाई किसके एजेंट है? मेंबर्स के। उन्हें चाहिए डायरेक्टर्स को कि मेंबर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ ना जाएं। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स ने उन्हें इंस्ट्रक्शन जो दी है वो कहाँ लिखी हुई है? वो मेमोरेंडम में लिखी है, वो आर्टिकल्स में लिखी हुई है कि आप इस लाइन ऑफ बिजनेस में काम करेंगे, इतनी अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टर फॉलो नहीं करते तो हम ये कहेंगे कि आपने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। जी, ये क्लियर हो गया रोल डायरेक्टर का एज फिड्यूशरी बिहेवियर और एज एजेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है? देखिए, कोई भी पोजीशन होती है उसमें कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ पावर होती हैं। ड्यूटी का मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या लगाई, और राइट्स या पावर, पावर को समटाइम राइट्स भी कहते हैं। राइट्स या पावर का मतलब जाहिर है अगर मेरी कोई जिम्मेदारी लगाई जाएगी तो मुझे कुछ राइट्स भी दिए जाने चाहिए। वो राइट्स या पावर के बगैर तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैंने ये सिलेबस पढ़ाना है तो मुझे कुछ राइट्स या पावर भी दिए जाने चाहिए कि मैं अपनी मर्जी का क्वेश्चन सेट कर सकूं, कंसेप्ट अपनी मर्जी की तरतीब के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकूं, एग्जाम्पल्स भी अपनी मर्जी के दूं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मटेरियल कौन सा जो है वो प्रिपेयर करना है, ये सारे डिसीजन एजुकेशन से रिलेटेड मेरे साथ जो मुझे असिस्ट करेगा ये पर्सन कौन होना चाहिए, ये भी मेरी मर्जी का होना चाहिए, क्योंकि मैंने आगे जाके सारा काम करना है। तो जो मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा मैं उसी बंदे को अपने साथ लगाऊंगा। तो इसी तरह जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो डायरेक्टर की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं और इन ड्यूटीज को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ पावर्स भी दी जाती हैं। हमारे लिए इन ड्यूटी और पावर्स को समझना जो अहम है, इसमें बहुत टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। टेक्निकल कंसेप्ट तो आगे चल के बनेंगे, ये तो सिंपल लाइंस हैं, लेकिन इनको अगर आप समझेंगे तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में आसानी होगी कि डायरेक्टर्स बेसिकली काम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो लॉ क्या कहता है कि किसी भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है? कहता है पहली ड्यूटी कि डायरेक्टर ये वाले काम, अच्छा उन्होंने डायरेक्टर की ड्यूटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक कि डायरेक्टर ने क्या क्या काम करने हैं और दूसरा क्या क्या काम नहीं करने। जैसे डायरेक्टर को क्या क्या करना है, डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक काम करे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बाहर ना जाए। देखिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसने बनाए? मेंबर्स ने। अब मेंबर्स ने आर्टिकल्स बना के मेंबर्स तो अपने घर चले गए। अब सारा साल डायरेक्टर्स ने उन आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए अपनी एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, अगर कभी किसी चीज की जरूरत ऐसी है जो आर्टिकल्स में मौजूद नहीं है, कहता है पहले मेंबर्स को बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से आर्टिकल चेंज कराओ, ताकि मेंबर्स को पता हो कि क्या करने जा रहे हैं और उनसे पूछ सके। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई लाने है कि डायरेक्टर्स ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक काम करना है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी। बाकी तो यूं ही उसने जरा अहमियत के लिए कह दिया। सबसे अहम कंसेप्ट यह है कि एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें। ये हमने फिड्यूशरी बिहेवियर में भी यही कंसेप्ट पढ़ा था, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले डिसीजन करे, पर्सनल एडवांटेज के डिसीजन ना करें। फिर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर एंड ड्यू डिलीजेंस, वो कहता है उसके जिम्मे जो भी काम लगाया जाए वो उसे पूरी एहतियात के साथ अंजाम दे, ऐसे जैसे उसका अपना काम है। तो एजेंट उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी जिम्मेदारी उसको दी गई है उसे एहतियात से पूरा करे। जैसे अगर डायरेक्टर को, अगर फर्ज कीजिए 10 डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर क्या करते हैं, फिर आपस में जिम्मेदारियां बांट लेते हैं कि भाई तुमने परचेज वाला एरिया देखना है, तुमने सेल्स का हिसाब किताब रखना है,
तुमने ऑपरेशंस को देखना है, तुमने कैश की डीलिंग जो है उनको चेक करना, अपने जिम्मेदारियां डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज। तो अगर किसी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने परचेज को देखना है, तो वो ये देखे, मार्केट में जाके रिसर्च करे कि कौन सा सप्लायर सबसे अच्छा है और किसका जो रेट है वो सबसे कम है, उसको ऑर्डर दिया जाए। ना ये कि केयरलेसली जो भी सप्लायर जिसने कोटेशन भेजी उसका कंपैरिजन किए बगैर, वैल्यूएशन किए बगैर उसको अप्रूव कर दिया जाए। अगर कंपैरिजन या वैल्यूएशन नहीं की जा रही, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीजनेबल केयर या ड्यू डिलीजेंस के साथ नहीं निभाया। फर्ज कीजिए कोई कस्टमर आके ये कहता है सर मुझे क्रेडिट सेल कर दें, और डायरेक्टर उसका बैकग्राउंड चेक किए बगैर, उसकी वेरिफिकेशन किए बगैर क्रेडिट सेल कर देते हैं, तो क्या उन्होंने रीजनेबल केयर और ड्यू डिलीजेंस के साथ काम किया? नहीं किया। ठीक है, तो ये है हमारा कि डायरेक्टर को रीजनेबल केयर, ड्यू डिलीजेंस, और डिस्क्लोज इफ ही हैज इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनी के साथ अगर कोई भी पार्टी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो पार्टी कोई भी हो, वो बायर हो सकता है जो कंपनी से चीजें खरीद रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सेलर हो सकता है जो कंपनी को चीजें सप्लाई कर रहा है, कोई भी पार्टी हो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, यानी डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, फर्ज कीजिए एक बंदे को सप्लाई करनी है, उस बंदे से चीजें खरीदनी है, वो सप्लायर है हमारा, चीजें खरीदनी है, हमने उससे कोटेशन ली और उस सप्लायर कंपनी में डायरेक्टर का भाई जो है वो मालिक है। अब इसमें देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या डायरेक्टर इन्वॉल्व है उस कंपनी में? अगर तो डायरेक्टर खुद उस कंपनी का मालिक होगा तो हम कहेंगे ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर वो खुद नहीं, वो अपने रिलेटिव वगैरह उससे कोई इन्वॉल्व है, तो हम उसे कहेंगे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। दोनों सूरतों में क्या डायरेक्टर को ये चीज डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि सर ये जो कंपनी जिसके साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं मेरे भाई की है, ताकि बाकी के दूसरे डायरेक्टर अलर्ट हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर के भाई की कंपनी होने की वजह से इस कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। भाई डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं इंटरेस्ट? बिल्कुल करना चाहिए। इस प्रोविजन को जहन में रखिएगा, ये आगे चल के दोबारा डिस्कस करेंगे हम डिटेल में कि डायरेक्टर्स का अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है तो उसे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो वो ड्यूटीज होगी जो डायरेक्टर काम करेगा। कहते हैं नेक्स्ट, डायरेक्टर ने क्या काम नहीं करने। वो कह रहा है कि डायरेक्टर शैल नॉट ऑब्टेन अनड्यू गेन फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए अनड्यू गेन ऑब्टेन नहीं करेगा। जैसे डायरेक्टर्स किसी दूसरों को तो ये कह सकते हैं अच्छा इसको उधार माल देना, इसको नहीं देना, इसको उधार माल देना, अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ये कहें अच्छा हम दूसरों को भी तो उधार माल सप्लाई करते हैं, ऐसा करते हैं मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं खुद ही अपने मकसद के लिए जो भी मुझे जरूरत है उसके लिए कंपनी से लोन ले लेता हूं, बताइए क्या डायरेक्टर को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो जब चाहे कंपनी से अपने लिए लोन ले ले? नहीं। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि वो उसका अपना एडवांटेज आ जाएगा। वो कहता है डायरेक्टर को अनड्यू गेन नहीं हासिल करना चाहिए कंपनी से। ठीक, वो जब डायरेक्टर है तो कंपनी के इंटरेस्ट में ही काम करे। फिर कह रहे डायरेक्टर शैल नॉट इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर मुझे फायदा हो और किसी दूसरे को नुकसान हो, या मुझे नुकसान होगा तो किसी दूसरे को फायदा होगा, ऐसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो कहते हैं किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कंपनी का नुकसान हो रहा हो और डायरेक्टर का फायदा हो रहा हो, ऐसा काम नहीं करना। फिर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर पर्सन। असाइन हिज ऑफिस, ये भी आगे चल के हमने कंसेप्ट दोबारा पढ़ना है, लेकिन अभी बता रहा हूं इसका बेसिक। हमने एक बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट किया, क्या वो आगे किसी और को कह सकता है तो मेरी जगह पे डायरेक्टर बन जाओ? भैया उसका पर्सनल बिजनेस थोड़ा ही है। अगर उसकी अपनी जाती दुकान होती वो ठीक है, खुद बैठे या किसी और को बैठाए, कोई टेंशन नहीं हमें। लेकिन हमने अगर किसी बंदे को उसका नॉलेज एक्सपीरियंस देखते हुए डायरेक्टर बनाया, क्या उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आगे किसी को खुद से डायरेक्टर बना सके? नहीं, डायरेक्टर बनाने की पावर सिर्फ मेंबर्स के पास है।
तो डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी को साइन नहीं करेगा। असाइन हिज ऑफिस का मतलब क्या है कि किसी और को डायरेक्टर अपनी जगह पे नहीं बनाएगा, और डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, करे, नहीं काम कर सकता है रिजाइन कर दे, किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना। जी ड्यूटीज क्लियर हो गई, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं थे। दो कंसेप्ट दोबारा यूज होंगे, एक डिस्क्लोज इंटरेस्ट वाला और दूसरा असाइन हिज ऑफिस वाला। ये खास तौर पे आप समझ लीजिए, बाकी में अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, कोई का दुका पॉइंट समझ में भी नहीं भी आया तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं देगा, याद कर लीजिए सिर्फ, लेकिन ये दो कंसेप्ट आगे चल के यूज होंगे। नेक्स्ट पावर्स। भाई डायरेक्टर्स के जिम्मे जब हमने इतनी ड्यूटीज लगाई, क्या उनको कोई पावर भी देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। कहते हैं क्या पावर्स हैं जो डायरेक्टर के पास होनी चाहिए? पहली पावर, टू इशू शेयर्स और डिबेंचर। क्या डायरेक्टर जब चाहें शेयर्स या डिबेंचर इशू कर सकते हैं? जी शेयर या डिबेंचर इशू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते। अच्छा बताइए, दो क्वेश्चन मेरा, एक डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर शेयर इशू करना चाह रहा है, 9 डायरेक्टर शेयर इशू नहीं करना चाह रहे, क्या ये एक डायरेक्टर शेयर इशू कर सकता है? नहीं। याद रखें, ये जितनी भी पावर्स आपको बताई गई है ना, जितनी भी पावर्स, ये सारी की सारी मेजॉरिटी की बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्टर्स। याद रखें, सारे के सारे डायरेक्टर जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर इक्वल नहीं होते। जिनके पास ज्यादा वोटिंग पावर है उनका स्टेटस ज्यादा होता है, जिनके पास कम वोटिंग पावर है उनका स्टेटस कम होता है। लेकिन डायरेक्टर मीटिंग्स में सारे के सारे डायरेक्टर एक बराबर होते हैं, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। डायरेक्टर्स मीटिंग में सारे के सारे डायरेक्टर्स एक बराबर होते, सबका एक एक वोट होता है। डायरेक्टर्स मीटिंग में जितने भी फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी की बेस पे होते हैं। डायरेक्टर्स मीटिंग में कोई कंसेप्ट नहीं है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का। डायरेक्टर्स मीटिंग में कोई कंसेप्ट नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन का, ये कंसेप्ट जनरल मीटिंग में था। डायरेक्टर मीटिंग में जितने भी फैसले होंगे किस बेस पे होंगे? मेजॉरिटी की बेसिस पे, और हर एक डायरेक्टर का एक एक वोट होता है। तो याद रखें, ये जितनी भी पावर्स हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कब? मेजॉरिटी की बेस। एक दो डायरेक्टर अगर कहें हम ये काम कर लें तो वो उनकी पावर नहीं है। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें रेजोल्यूशन पास हो जाए फिर ये काम किए जा सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर हो ये चीज? अच्छा मुझे ये बताइए, टू इशू शेयर डिबेंचर, ये पावर दी गई, इस पावर की कोई लिमिटेशन भी है क्या? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, कि ऑथोराइज्ड जो शेयर कैपिटल है वो तक कर सके, उससे ज्यादा अगर करना है आपको तो मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। नेक्स्ट, टू बारो मनी एंड मेक लोन्स, कि वो बैंक से कर्जा ले भी सकते हैं और आगे लोन लोगों को दे भी सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय को लोन देना हो, बैंक से लोन लेना हो, ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन चूंकि आगे कंसेप्ट पढ़ने हैं तो थोड़े थोड़े कंसेप्ट साथ साथ बिल्ड कर रहा हूँ। मनी बारो कर सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है? कितने लिमिट तक बारो कर? आर्टिकल्स में जितना लिखे, ठीक है, आर्टिकल्स में लिखा, ठीक है। अच्छा, मेक लोन, क्या वो दूसरों को लोन दे सकता है? जैसे एम्प्लॉइज को लोन दे सकते हैं, एम्प्लॉय आएगा सर मुझे लोन दीजिए 6 महीने के लिए, मुझे पैसे चाहिए, अप्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन क्या इसी कोई लिमिटेशन है? एम्प्लॉइज को लोन दे सकते हैं, अपने आप को लोन नहीं दे सकते। अपने आप को लोन देंगे तो फिर ये वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाएगी या पर्सनल बेनिफिट वाली बात आ जाएगी। हाँ हड्यूगर, हाँ अगर मेंबर्स कह दें, देखिए पैसा कंपनी में किसका लगा है? मेंबर्स कह दे अच्छा चलो ठीक है आपको लोन दे देते हैं, फिर वो बात हो रहा है, फिर लोन ले सकते हैं खुद से एक दूसरे को लोन, वरना पता चले सारे का सारा शेयर कैपिटल जो है वो डायरेक्टर ने एक दूसरे को लोन दे दे के फारे कर दिया। ऐसे नहीं करना। फिर टू ऑथोराइज पीरियोडिक एंड एनुअल अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंट्स ये पुरानी टर्म है, नई टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना है। अब जो शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जाती है ना,
वो पहले डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, उसके बाद भेजी जाती हैं। डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को नहीं भेजी जाए। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, हमने जनरल मीटिंग में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात पढ़ी थी। उसमें क्या था? अप्रूवल के कंसिडरेशन क्यों कंसिडरेशन पढ़ते हैं कि भाई क्या रिजल्ट रहा, उसकी बेस पे फैसले करते हैं। अप्रूवल उनको सेंड करने के लिए अप्रूवल किसने देनी है? डायरेक्टर। टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, यहां पे देखें, पढ़ाना अभी भी है, पढ़ाना बाद में भी है। अभी कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर दूं कि अभी बस हल्का सा बता के आगे चलें? चलें, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, ताकि यहां पे भी कंसेप्ट समझ आ जाए, आगे पे। यहां पे एक होता है डिविडेंड, आपको पता है किसको कहते हैं? किसको? प्रॉफिट को नहीं कहते, ये यही समझाना था। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे कहते हैं डिविडेंड। मुझे बताइए, एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 लाख, डिविडेंड अनाउंस किया गया, डायरेक्टर्स ने कहा 5 लाख डिविडेंड दिया जाएगा, क्या ये हो सकता है? अच्छा, 10 लाख प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया ने डिविडेंड दिया, क्या ये हो सकता है? ये भी, क्योंकि डायरेक्टर ने बिजनेस चलाना है, उन्हें बेहतर पता है कि हमें किस वक्त कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी फ्यूचर में कैश फ्लो की नीड्स को देख के फैसला करते हैं कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर फ्यूचर में कैश की जरूरत नहीं है, वो हो सकता है सारा डिविडेंड दे दें। अगर फ्यूचर में कैश की जरूरत है, वो हो सकता है कम कर दें। तो लॉ ने कहा कि डिविडेंड जो डिक्लेयर करेंगे ये डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिखा है कि इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के अंदर, जैसे एक होता है ना, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पीरियोडिक को हम इंटरिम भी कहते हैं। पीरियोडिक के साथ इंटरिम लिख लें, पीरियोडिक या इंटरिम। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो पूरे साल की, आपने शायद अभी ये कंसेप्ट काउंटिंग में ना पढ़ा हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 महीने की भी बन सकती हैं, 3 महीने की भी बनती हैं। जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की बने उन्हें कहते हैं एनुअल। अगर साल से कम हिस्से की बने, 6 महीने या 3 महीने की, उन्हें कहते हैं पीरियोडिक या इंटरिम। इसी तरह जैसे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, वैसे ही इंटरिम डिविडेंड का। डिविडेंड भी 2 तरह का होता है, एक इंटरिम और एक फाइनल। जो पूरा साल खत्म होने के बाद डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और फर्ज कीजिए 3 महीने 6 महीने बाद ही डायरेक्टर्स को इतना मुनाफा, उन्होंने अच्छा काम किया, कंपनी को इतना मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा इतना पैसा संभाला नहीं जा रहा हमसे, क्या करें इसका? उन्होंने कहा तो संभालने की जरूरत भी नहीं है, डिविडेंड दे दो, डिविडेंड दे दो। नहीं, एक दूसरे को लोन नहीं देना, कहते हैं डिविडेंड दे दो। किसको? शेयर होल्डर। अभी तो साल पूरा नहीं हुआ, कहते कोई बात नहीं, साल के दौरान में भी डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर साल के दौरान में डिविडेंड देंगे, उस डिविडेंड को क्या कहते हैं? इंटरिम। और अगर साल खत्म होने के बाद डिविडेंड देंगे, उसे क्या कहते हैं? फाइनल डिविडेंड। यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। यहाँ पे फाइनल डिविडेंड क्यों नहीं लिखा हुआ, इसका आंसर मैं डिविडेंड वाले टॉपिक में दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे नोट कीजिए लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना, फाइनल नहीं लिखा हुआ। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव करनी है, एनुअल भी। डिविडेंड के केस में उन्होंने कहा सिर्फ इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को बोनस देना है, बहुत अच्छा काम किया, मुनाफा हुआ, बोनस दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एम्प्लॉयज को बोनस मिलते हैं, ईद में जरूर मिलता होता है। तो बोनस जो है वो कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, चले ठीक है, सिर्फ एक आखिरी कंसेप्ट पढ़ा लूं इसके बाद बस। टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं भला? अकाउंटिंग में आपने रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टॉपिक पढ़ा है, तो बस हो गया काम। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं फिक्स एसेट, कहते हैं फिक्स एसेट्स अगर खरीदना बेचना हो तो डायरेक्टर फैसला करेंगे, एम्प्लॉय फैसला नहीं करेंगे। कौन फैसला करेगा? लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है,
वो कहता है टू इनकर कैपिटल एक्सपेंड एक्सीडिंग ₹10 लाख, अगर फिक्स एसेट खरीदना है 10 लाख से ज्यादा का तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। जी नहीं, सही है। अगर 10 लाख से ऊपर का कोई फिक्स एसेट खरीदना है, डायरेक्टर के पास पावर है, खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फिक्स एसेट 6 लाख का खरीदना है, क्या वो पावर नहीं है डायरेक्टर्स की? तो इधर फिर ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि चाहे एक्सीडिंग हो चाहे बिलो हो? यहाँ एक्सीडिंग क्यों लिखा हुआ है? इस हाँ शाबाश, ये कंसेप्ट। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, ये बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा। अगर 2-4 लाख का एसेट खरीदना है, वो कहता है इसके लिए सारे डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टर भी खरीद सकता है, क्योंकि वो छोटी अमाउंट है। यहाँ पे स्टूडेंट गलत कंसेप्ट की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ फिक्स एसेट 10 लाख के ज्यादा का है तो डायरेक्टर खरीद सकते हैं, 10 लाख से कम का खरीद नहीं सकते। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ वो कहते हैं शेयर होल्डर, नहीं ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि 10 लाख से ज्यादा है तो मीटिंग में डिस्कस होगा, उनकी मेजोरिटी की बेस पे अप्रूवल होगी। 10 लाख से कम है तो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कोई एक डायरेक्टर भी खरीद सकता है। यहाँ तक चलिए, यहाँ पे अब मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे स्टार्ट करें। देखिए वो जल्दी में भी कवर हो सकता है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट मुझे आगे भी बढ़ाने हैं तो मैं यहीं पे साथ साथ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आगे चल के आसानी होगी। भैया अभी बैठ जाइए, ठीक है। आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम होता है, कल इंशाल्लाह